जान के, ये इन्फॉर्मेशन जान के मेरी ज़िंदगी में क्या चमत्कार हो गया, क्या बदलाव आ गया, क्या बदल क्या गया मेरी लाइफ में। मुझे अगर ज्ञान चाहिए मैं लूँगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, पर मैं किससे पूछ के ज्ञान नहीं लूँगा लाइफ में, ठीक है। और अगर लूँगा भी, ज़्यादातर लोग ऐसा ही ज्ञान लेते हैं लाइफ में जिनसे उनको पैसा मिले। अब पैसा मिल गया, लेकिन उसके अलावा अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे लग रहा है कि पैसे से बात नहीं बन रही है, पैसा उतना नहीं मिल रहा, तो जाहिर सी बात है ना, मैं उसी ज्ञान की ओर जाऊँगा जो लेने लायक है। और मैं ये थोड़ी देखूँगा कि उससे मुझे क्या मिलेगा। आप कह सकते हैं अन्य कारणों के लिए कि अरे पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है, पर कहाँ तक कितना पढ़ना ज़रूरी है वो कोई बताता नहीं है। अगर आप हो ही ऐसे कि आप बस डिग्री कंप्लीट करने के लिए, अपनी बस छुटकारा पाने के लिए, ग्रेजुएशन या पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहे हो, तो फिर आप ज़्यादा अपने आप को घसीट नहीं पाओगे, आप पोस्ट में रुक जाओगे। आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले आओगे, पोस्ट आप एमबीए वगैरह करोगे भी तो शायद हो सकता है आप छोड़ भी दो, अगर आपको ढंग का नौकरी या ढंग का काम धंधा मिल जाए तो। बहुत सारे लोग यही ऐसे ही करते हैं इंडिया में। पता है कि इवेंचुअल गोल पैसा कमाना ही है। जब गोल ही पैसा कमाना है तो फिर क्या ही उसमें टेंशन लेनी और क्या ही उसमें मत्था फोड़ना। तो बेहतर है कि 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ के दुकान पे लग जाते हैं, क्योंकि पता है हमें लेक्चर देने नहीं है। और हिग्स बोसॉन किया E=mc² की इक्वेशन सॉल्व करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, सीखने में भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, दिमाग आपका चलेगा, दिमाग आपका बढ़ेगा, नॉलेज आपकी शार्प होगी जितना आप चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाई याद रहती भी नहीं है। दिक्कत ये भी है, लोगों की स्मरण शक्ति लोगों की काफ़ी कम है। ग्रेजुएशन के बाद पहले सेमेस्टर में या 8वें सेमेस्टर में क्या पढ़ा था किसी को याद रहता भी नहीं है, और कोई याद रखना चाहता भी नहीं है। तो इवेंचुअली सब अपनी लाइफ में एजुकेशन को एज अ फेज़ की तरह देखते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। मुझे कुछ मिल तो रहा है ना इवेंचुअली उस नॉलेज से, तो जाहिर सी बात है ना मैं उसको लूँगा। अब अल्फ़ा मेल खुद कितने बड़े हिपोक्रेट हैं वो तो हमने ऑलरेडी साबित कर दिया। एक तरफ कहता है मैं रिलीजन में नहीं मानता, दूसरी तरफ मोनेस्ट्री जाता है, अल्फ़ा मेल वाली लाइफ को छोड़ के सात्विक लाइफस्टाइल रखता है अपने पास। तो ये सब चीज़ें तो रिलीजन में है ही ना। दान धर्म है, अतिथि सत्कार है, दान धर्म है, अकेले रहना, अपने तामसिक चीज़ों से दूर रहना, नशा पत्ता, शराब, व्यसन, सिगरेट और व्यभिचार करना, ये सब चीज़ें तो अध्यात्म में पहले से ही पाप है। तो ये तो इवेंचुअली वही प्रैक्टिस कर रहा है, बस भगवान को गाली दे रहा है। वेद पुराण कहता है बेसिकली अगर कोई ऐसा रिलीजियस आदमी मिले ना तो समझ जाना एक नंबर का फर्जी है। ऐसा हर गली मोहल्ले में एक रिलीजियस आदमी मिलेगा। आध्यात्मिक में जो पाप है और महापाप है उनकी गाइडलाइंस को इवेंचुअली फॉलो करेगा और फिर कहेगा कि नहीं नहीं मैं रिलीजन में मानता नहीं हूँ। अरे मानते नहीं हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो तो रिलीजन में ही आ गया ना। वो तो इंसानियत को मानते हो, धर्म में इंसानियत नहीं होती। कमाल करते हो यार, बेकार का। रिलीजन इज़ द बिगेस्ट लाई, रिलीजन इज़ द बिगेस्ट होक्स, रिलीजन विल मेक यू सिंप। भाई रिलीजियस फिगर्स अगर आप भगवान में नहीं मानते, लेकिन उनको अगर तुम पढ़ भी लोगे ना, उनमें सिंप वाली कोई हरकत नहीं करी लाइफ में। तुमसे अगर पूछ लिया जाए रिलीजियस फिगर सिंप होती है, तुम भगवान राम का नाम लेके बोलोगे एकदम बेकार थे, सीता ने बोला तो मृग मारने चले गए, वो जंगल में घूमते रहे, मेरा सीता को कहीं देखा। रावण को तो भगवान होने के बावजूद भी, मतलब भगवान होने के बावजूद भी राक्षस उठा के ले गया तो उसको ले जाने नहीं दिया। तो रामायण तुमने बिल्कुल सही से नहीं पढ़ी है, इतना तो समझ में आता है। लेकिन तुम भगवान कोई रिलीजियस फिगर देखा है सिंप वाली हरकतें करते हुए? तो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु में ये सब के सब सिंप थे, इनको कुछ अक्ल वक्ल थी नहीं, बस अपने ऐसे ही चलते रहते थे। बार ना रूड होना बहुत ज़रूरी है, कभी कभार क्रूड होना बहुत ज़रूरी है, कभी कभार डिसरिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा इस बात को बोलने के लिए कि अल्फ़ा मेल है, उसने बोला है कि मैंने 20 साल या फिर अपनी ज़िंदगी 8-9 साल कम से कम अपनी लाइफ के मैंने फ़ीमेल साइकोलॉजी को स्टडी करने में निकाले हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, ठीक है आपका मन है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी प्रीच करने के लिए उसको चूज़ करना चाहिए या फिर एक सर्टिफाइड डॉक्टर को चूज़ करना चाहिए, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को चूज़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स आई विल बी बायस्ड इन दिस बिकॉज मैं किसी भी सब्सक्राइबर को कुछ ऐसी चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकता जो नहीं करनी चाहिए। अगर वो ट्रीटमेंट बैकफायर कर गया या वो ट्रीटमेंट अगर काम नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज आपने महंगे डॉक्टर बनने में पैसे ज़्यादा लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन चार्ज एनी रिडिकुलस अमाउंट टू एनीवन। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोज डॉक्टर्स जो कम पैसा लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है इंडिया में जब कहते हैं लोग, क्योंकि अमेरिका ऐसी जगह है जहाँ मेडिकल डेट इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मेडिकल डेट है कि लोग सड़क पे आ जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं, इतनी मेडिकल डेट है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ मतलब घर नहीं बिकता किसी का भी इलाज के चक्कर में। सेविंग्स उड़ जाएंगी पर घर नहीं बिकेगा आपका। विदेशों में तो और 10 गुना मेडिकल डेट है। इंश्योरेंस हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल हेल्थ का इंश्योरेंस उसमें कवर होगा या नहीं मुझे नहीं पता। हेल्थ इंश्योरेंस में मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए आपका, क्योंकि हम लोग फिजिकल हेल्थ को तो बहुत ईजीली कह देते हैं। पिताजी बचपन में थप्पड़ मार देते थे, गिर गया ना, देख के क्यों नहीं चलता।
लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने अपना कितना नुकसान कर लिया। मैं किसी सब्सक्राइबर को, देखो मैं जिस पोजीशन में हूँ, मैं कभी भी किसी बंदे के कितने भी सब्सक्राइबर क्यों ना हो, मैं चाह के भी ये नहीं बोल सकता कि अरे देखिए आप एक काम कीजिए, आप अल्फ़ा मेल की बात सुनिए, वो जो सर्टिफाइड डॉक्टर है ना उसकी माँ की आँख, मैं ये नहीं बोल सकता। बिकॉज आई नो कि देखो यार, यू आर प्लेइंग विद समवन्स लाइफ। अगर केस इतना हल्का सा भी इधर उधर हो गया तो जान जोखिम में जा सकती है। पुलिस के पास आप जाओगे तो अल्फ़ा मेल की मदद लेना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि लड़की आपको फंसा रही है उल्टे सीधे मैसेज करके। इन दैट केस आप अल्फ़ा मेल के पास जाओ। जब आप कुछ लीगल रिपरकशंस फेस कर रहे हो तब जाओ अल्फ़ा मेल के पास पहले। लेकिन मेंटल डिटॉक्स के लिए आप कभी अल्फ़ा मेल के पास मत जाओ, क्योंकि सर्टिफाइड डॉक्टर को छोड़ करके आप किसी ऐसी आंडू पांडू इन्फ्लुएंसर से 1:1 ले रहे हो इंस्टाग्राम पे इन द नेम ऑफ थेरेपी, तो ये बात अच्छी नहीं है। डॉक्टर मेंटल डिटॉक्स के लिए नहीं, आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट इग्नोर कर रहे हो आप। प्रॉब्लम से बाहर आना हो सकता है, लेकिन पहले आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। और मैं इस पे आ भी नहीं रहा हूँ कि ये कितनी कितनी ये सब चीज़ें कितनी महंगी होती हैं। ओके, इफ़ अल्फ़ा मेल इज़ रिच, तो इंस्टाग्राम पे 1:1 करके भी उसका एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, तो जाहिर सी बात है खूब करोड़ों चार्ज करेगा। या खूब करोड़ों तो नहीं, मतलब लाखों, मतलब काफ़ी मोटा अमाउंट चार्ज करेगा। और मैं इसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ। देश में तो मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता, पर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बचपन में हम छोटे थे तो क्यों ज़बरदस्ती काउंसलर के ऑफिस में हमको भेज दिया जाता था। प्राइवेट स्कूल क्यों काउंसलर रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ अगर गलत हो गया तो फिर इतना ज़्यादा गलत होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है, चीज़ें ख़त्म ही होंगी उस दिन। और आजकल की एजेंसी जिस तरीके की है, जिस तरीके के बच्चे थिंकिंग आजकल रखते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, सुसाइड जैसे गंदे गंदे कदम उठा लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल एज वेल। आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, थोड़े बहुत सही, मेरे एक आधे 4-5 व्यूज़ भी अगर आ जाते हैं तो भी मैं ये बात नहीं बोल सकता कि आप किसी इन्फ्लुएंसर की से 1:1 करें, बिकॉज ही इज़ नॉट, उसके पास मेडिकल डिग्री है भी नहीं। ही इज़ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, ही इज़ प्रैक्टिसिंग, कोई डॉक्टर है जो बिना बिना डिग्री के अगर काम करता है तो आप उसे फर्जी डॉक्टर कहते हैं, उसे नकली डॉक्टर कहते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी है जिसके पास साइकोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं है, मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो जो इंटरनेट पे गंद फैलाता है उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। एक से एक गवार से गवार, घटिया से घटिया अनसाइंटिफिक बात है पॉडकास्ट पे कि बादाम खा लो और घास में घूमो तो चश्मा हट जाएगा भले कितना भी नंबर हो। ऐसी अनसाइंटिफिक बातें, और ख़ुद को डॉक्टर प्रोक्लेम कर रहे हैं। और जो प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट है उनको डिबंक कर रहे हैं कि भैया ये गलत बता रहा है, सब गलत बता रहा है। तो बिना ये कानूनी अपराध होना चाहिए। और होता भी है कि बहुत सारे देशों में है कि बिना डॉक्टर की डिग्री के आप ऐसी इलाज विलाज नहीं बता सकते कि रोज़ सुबह 4 भीगे बादाम को मुलेठी के साथ खा लो, उससे पेट साफ़ हो जाता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि हेल्थ इम्पैक्ट किसी के ऊपर कुछ भी हो सकता है। सामने वाले इंसान की एनाटमी, उसे क्या सूट करता है क्या नहीं, ये जाने बिना आप उसे कुछ नहीं बता सकते। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे सर आप तो खाने का बता रहे हैं, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अलग अलग है। अलग अलग है लेकिन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। शरीर में कोई तकलीफ़ होती है, तुम आंडू पांडू झोले वाले बाबा के पास नहीं जाते और बोल देते हो कि मैं बंगाली बाबा के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी वैद्य के पास नहीं जाऊंगा, मैं एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाऊंगा। और गालियाँ भी देते हो, आयुर्वेद बेकार है, होम्योपैथी बेकार है, एलोपैथी के पास जाएंगे। या फिर आयुर्वेद से इलाज कराया, कुछ हुआ नहीं, काफ़ी टाइम लग रहा है, होम्योपैथी एलोपैथी के पास जाएंगे, है ना। तुम ये बोलते हो ना, ये तकलीफ़ बड़ी हो रही है यार, सर दर्द क्रोसिन ले जा करके, तो तुम फार्मा कंपनीज पे, डॉक्टर पे रिलाई करते हो ना। और डॉक्टर में भी देखते हो कौन सा वाला कैसा है। मेडिकल हेल्थ की बात आती है तो तुम साले किसी के पास भी चले जाते हो। मतलब जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तुम साले किसी के पास भी चले जाते हो। कोई आंडू पांडू उठ गया, उसने फीमेल साइकोलॉजी डिकोड कर लिया, तुमको ज्ञान दे रहा है, जा रहे हो उसके पास। और वो तुमको ज्ञान, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, वो तुमको अपना अनुभव दे रहा है जो उसने इतने सालों तक औरतों को यूज़ करके करा है। और उसकी थिंकिंग कितनी गंदी है, बहुत सारे अल्फा मेल्स की होती है कि सामने बूफे लगा हुआ है तो मैं वो खाऊंगा ना, मैं शादी क्यों नहीं करता। वैलिड रीज़न कोई, मेरा वैलिड रीज़न क्या है शादी ना करने का? मैं बच्चे नहीं, आई कैन नॉट बी फादर, आई एम इनफर्टाइल, मुझे बच्चे चाहिए भी नहीं और होंगे भी नहीं, मेरा तो हो ही नहीं सकता, भट्टा ही बैठा हुआ है। तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। कोई पॉर्न स्टार है, वो कह सकता है कि भाई मैं शादी वगैरह बच्चे वगैरह नहीं कर सकता, मेरा तो काम ही है दिन रात चौदम पट्टी करना, और मेरे में इतनी क्षमता भी नहीं कि लड़की से जा करके बात कर सकूँ। अरेंज मैरिज करूँगा तो बोल देगी काम छोड़ दो, क्योंकि काम मेरा ऐसा है, कोई बाप अपनी बेटी देगा नहीं। और बच्चे वगैरह मैं चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफकोर्स मैं काम क्या करता हूँ सब जगह लीक हो जाएगा। मैं तो अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली फ़ोटो नहीं डालता, तुम क्या बात कर रहे हो। शादी की तो बहुत दूर की बात है, बहुत सारे पॉर्न स्टार्स का पॉडकास्ट ऐसा होता है, लेकिन विदेशों में हो जाता है। इंडिया में इंडियन पॉर्न स्टार्स की बात कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा मेल क्या कह रहा है शादी ना करने का रीज़न पता है उसने क्या दिया? कि मेरे आसपास, मैं तो हर जगह, मैंने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, मेरे पास तो बूफे लगा हुआ है,
मैं बूफे रोज़ खाता हूँ, जब मैं क्यों ज़बरदस्ती घंटा घर से आलू की सब्ज़ी खाऊँ? अरे मतलब वो जोक नहीं देखा क्या, बीवी के साथ थाईलैंड जाना इज़ लाइक कैरिंग योर ओन टिफ़िन टू अ फूड फेस्ट। चिकन खाओगे सर? कहते घंटा घर से ले गया हम आलू की सब्ज़ी। तो मतलब वो इस तरीके से औरतों को देखता है। एक तरफ वो कहता है कि मतलब वो औरतों को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड नहीं देखता कि मेरे तरफ बूफे लगा हुआ है। बूफे का मतलब पता है क्या होता है? जब आदमी खा रहा होता है, और ये कहावत है, यू वांट टू ईट माई कैट। तो ये इतनी गंदी थिंकिंग रखता है औरतों को लेकर के। देखो, औरतें चाहे कैसी भी हों और मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद करती है, वो सब ठीक है, लेकिन हर औरत तो वैसी नहीं होती कि भरांड टाइप नहीं होती। ठीक है, ठीक है, आपको औरतों से दूर रहना रहिए, लेकिन इतनी गंदी मेंटालिटी मत रखे कि यूज़ एंड थ्रो वाली, क्योंकि ऐसी मेंटालिटी रखोगे कल कोई आप पे बैकफायर हो सकता है कोई आपका यूज़ एंड थ्रो करके चला जाए। बहुत सारे लोग तो सारी ज़िंदगी यूज़ होते रहते हैं रिश्तों के नाम पे, उन्हें पता भी नहीं चलता कि सामने वाला इंसान चालाक कितना है। तो ऐसा मत कीजिए कि मेरे सामने तो बूफे लगा हुआ है, मैं क्यों ज़बरदस्ती घंटा मैं की जगह पे जाके भाजी पाला खाऊं, जब बूफे मेरे को ऑफर हो रहा है घाट घाट का, इंडिया ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल माल मेरे को मिल रहा है, क्या ज़रूरत है एक गंदी से चिपक के रहने की? तो दैट्स व्यभिचार यू इडियट, दैट्स सिंपल प्रोस्टिट्यूशन। ये तुम क्या कर रहे हो? लड़की से प्यार कर रहे हो, उससे लव कर रहे हो, शादी नहीं कर रहे, यू आर जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम एवरी रिलेशनशिप, यू आर जस्ट मेकिंग नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज, जानने के बावजूद भी। तो दैट्स डिस्गस्टिंग। और इतने साल के बाद भी, after a divorce and giving birth, after becoming a father, after giving birth to a male and female, and you are still having that disgusting thinking। मतलब प्रोस्टिट्यूशन प्रैक्टिस करना है, वो रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए भली साला डिवोर्स करके एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद क्यों ना कर दूँ मैं। और यहाँ पे मैं किरण रॉय लाइफ नेविगेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तुम बोल दो उसकी बात करें, नहीं। अल्फ़ा मेल्स की पर्सनैलिटी चार्मिंग होती है, तो उनको कुछ बेचारी, देखो हमेशा रंडी आएगी ज़रूरी नहीं है, मतलब कुछ भोले वाले लोग होते हैं। देखो स्कूल कॉलेज के दिनों में भी हमें तो क्रश था ना, स्कूल कॉलेज के दिनों में हमें क्रश था ना। वो हॉर्मोन्स का खेल था सारा का सारा। अब हम उसे प्यार समझ रहे थे, बहुत बाद में ये बात जाके समझ में आई। मेरे साथ तो हुआ था वन साइडेड, हाँ मतलब वन साइडेड क्रश की बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब जेन्युइन अगर गर्लफ्रेंड मिल गई है या फ्यूचर स्पाउस आपको मिल गया या जेन्युइन सीरियस रिलेशनशिप है स्कूल कॉलेज में शुरू हो गया, बिल्कुल अलग बात है। यहाँ में सिर्फ प्योर फिजिकल अट्रैक्शन पे जो प्यार होता है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सिर्फ हार्मोन बेस्ड या लव एट फर्स्ट है जो नए नए टीनेज में जब आते हैं, जब वो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं उसको सच्चा प्यार बोलने लगूँ कि, तो वैसा तो नहीं है ना। और मैं अगर बोल दूँ उस लड़की को जाकर के बोलूँ कि मेरे लिए तो प्यार का मतलब सिर्फ यूज़ एंड थ्रो होता है, तो मेरे को क्या समझेगी? आपकी क्या नज़र में हैसियत रहेगी आपकी? कभी कभार ऐसी मेंटालिटी के साथ, जैसे मैंने बोला स्कूल और कॉलेज में प्यार हो जाता है, तो वैसे हो सकता है उस लड़की को आपसे प्यार हो जाए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उस बंदे का, जिसको उस लड़के का या उस लड़की का कैरेक्टर, जिनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया, बेचारे नया नया बेचारों को प्यार हुआ, बेचारों को फीलिंग आई, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कैरेक्टरलेस है, उनका कोई कैरेक्टर नहीं है। देखो जब भी कोई लड़की शादी करती है, जब भी पार्टनर आता है शादी का, वो इवेंचुअली एक टाइम के बाद सोचेगा ही। यू कैन नॉट जस्ट वॉक अवे फ्रॉम एवरी रिलेशनशिप। हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, रेड फ्लैग को डेट करो, रेड कारपेट को डेट कर रहे हो, अलग बात है। लेकिन तुम अगर सीमन रिटेंशन भी इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हो क्योंकि तुम्हें बैंकॉक जैसी किसी जगह पर जा करके एंजॉय करना है 40-45 का होने के बाद भी, और झूठ बोलते हो कि सीमन रिटेंशन इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, और ये सब बकवास ब्रह्मचर्य की बातें तुम करते हो, तो एकदम बेकार चीज़ है। धर्म का मजाक मत बनाइए, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। सीमन रिटेंशन पे लोगों को ज्ञान तो देता है, ज्ञान उसके पास भरपूर है, इस वजह से उसको ऑडियंस मिल जाती है। अब ज्ञानी बातें करने लग जाए, लोग आपके पीछे घूमेंगे, पर आप खुद ही सोच के देखिए ना, उसके हर ज्ञान के पीछे गंदा काला पर्सपेक्टिव है। प्ले बॉय ठीक है, आप बन गए, आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई, ठीक है, हर एक इंसान को मूव ऑन करने का राइट है, वो अलग बात है। सलमान खान के लिए कोई भी नहीं बोलता है सब। आज तक सलमान खान को लोग गालियाँ दे रहे हैं, ऐश्वर्या राय को देखो मारता पीटता था, वो गाड़ी ठोक दी फुटपाथ पे, ये वो फलाना ढमकाना, अब इतनी भर भर के गालियाँ दे रहे हैं, तो क्या तुम लोग बकवास करते रहते हो कि हर एक इंसान का पास्ट है, उसे फॉरगिव कर देना चाहिए। सलमान खान को तो आज तक ट्रोल हो रहा है, ठीक है, तो तुमको पास्ट वास्ट से कोई मतलब नहीं है, उसका टाइम ख़राब चल रहा है, तो तुम सब आके उसके पिछवाड़े पर नाच लो, ठीक है। उसने अगर गंदी फिल्में बनाई हैं और उसकी फिल्म अच्छी नहीं है, नॉट अप टू द मार्क है, और ऑडियंस ने उसको रिजेक्ट किया, तो दैट्स ओके, इट्स देयर राइट। पड़ती है अल्फ़ा मेल्स की, और कंसल्टेशन लेनी क्या है, वो लेनी तब पड़ती है जब कोई लॉ आपके पूरी तरीके से ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि इंडियन लॉ जो है मर्दों को लेकर के बहुत ख़राब है। तो उस केस में शायद अल्फ़ा मेल आपकी हेल्प कर सकता है। कोई लड़की परेशान कर रही है तो अल्फ़ा मेल की खुद की टीम होती है, मैनेजर होता है, डिटेक्टिव्स की टीम होती है, तो वो ढूंढते हैं उसको कहाँ कहाँ से क्या क्या है। अच्छा ये है, लड़की परेशान कर रही है, फिर वो तरीका बताते हैं वहाँ से निकलने का। तो बेसिकली वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, वो बस आपको एक अपने अनुभव के हिसाब से एक एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज दे रहा है। अब दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। मोटिवेशन आप दे दो किसी को, दोनों चीज़ें एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर सकती। नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट वाली लाइन यहाँ पे आ जाती है। नो मैटर हाउ मच दैट गाय इज़ क्वालिफाइड, नो मैटर उसके कितनी भी सब्सक्राइबर हो, मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकता।
बीमारी इंसान को दवाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। मैं उसको भगवत गीता सुनाने लग जाऊँ और बोल दूँ जन्म मरण मृत्यु ये सब होनी है, व्यक्ति की मृत्यु कब होनी है पहले से ही तय है, तो तुम क्यों चिंता करते हो। हॉस्पिटल के किसी मरीज़ को ये बात नहीं सुनाई जाती, क्योंकि वो तो पहले से बीमार है, उसको उस वक्त क्या ज़रूरत है। आप अपनी वास्तविक ज़रूरत देखिए। ये तब होना चाहिए जब ऐसी की तैसी हो जाए, एलिमनाई का केस हो गया, बीवी ने छोड़ दिया, डिवोर्स चल रहा है, गर्लफ्रेंड पैसे मांग रही है, लिव इन में मारपीट हो रही है, ऐसा कोई केस, मतलब ऐसा कोई केस हो जब इंडियन लॉज जब मर्दों के लिए एकदम बायस हो, जिन जिन चीज़ों में, उनकी लिस्ट निकाल लो, और जब वो दिक्कतें आने लगे तभी अल्फ़ा मेल से कंसल्टेशन लीजिए, वरना मत लीजिए, क्योंकि उसमें तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट ही लगेगा, और मेडिकल ट्रीटमेंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही है। अल्फ़ा मेल ने बोला करोड़ों रुपए का, मैं करोड़ों कमाएगा ही नहीं, कभी औकात ही नहीं है, इंटरनेट पे बकवास करता रहेगा, औरतें रांडे ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं, ठीक है। अलग बात है कि खुद की बड़ी बहन या छोटी बहन या जो घर में बच्चियाँ छोटी छोटी हैं उनको क्या बोलेगा, उनको पढ़ाने लिखाने की हैसियत या औकात भी नहीं है उसकी। वो सारी औरतें रंडियाँ हैं, तो तेरे 4 साल की भतीजी है, उसको क्या बोलेगा फिर। वो तो पोटेंशियल रंडी होनी चाहिए फिर। देखो रंडी कोई होता नहीं है, वो उसको वक्त के साथ बना दिया जाता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट सिंपैथाइज विद द कैरेक्टरलेस वुमन, बट अंडरस्टैंड हर माइंड। जब तक समझोगे नहीं तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। हेट्रेड तुम अपनी मन में रखते रहो, क्या फ़ायदा उसका, वो तो इवेंचुअली जानी है। तुमको अपनी सारी हेट्रेड डाइल्यूट करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये काम होगा। डॉक्टर जो है क्लिनिकल ट्रीटमेंट देता है, उसको हम किसी प्रोफेशनल हेल्प किसी ऐसे इंसान से नहीं दे सकते जिसने साइकोलॉजी पढ़ी है। और लड़का अगर टेम्पटिंग, और कोई भी इंसान हो, लड़का हो लड़की हो, टेम्पटिंग डिज़ायरेबल हो, तो उसके लुक्स पर्सनैलिटी चार्म और से ऑपोजिट सेक्स अपने आप आ जाता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो क्यों नहीं आएगा पहले, और वो बंदा ऑलरेडी फेमस है, तो जाहिर सी बात है ना, वो फेमस है और डीएम्स का रिप्लाई भी करता है, तो वाई द हेल्प पीपल वोंट गेट इन टच विद हिम। तो ये बोल देना अपने आप में बहुत कूल लगता है। ये सोच के देखो ना, इसके पास करोड़ों रुपए हैं, ये अपना कोर्स बेचता है तो मेंबर्स ओनली वीडियो और महंगे महंगे कोर्स होते हैं। कोर्स बेच रहा है तो सबसे पहले उस बंदे से, किसी ऐसे से बात करो जिसने उसका कोर्स खरीदा है, और उससे देखो कि आपको कुछ फाइनेंशियल गेन या बेनिफिट हुआ है या नहीं। जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ ना, तो उसी बस वही कीजिए। कोर्स के जो कस्टमर्स हैं उनसे पूछिए कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ कमा रहे हो या नहीं। जब तक वो नहीं होता है तब तक कोर्स मत लीजिए। एक आध बार ले लीजिए, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाली अगर स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे और कोर्स घटिया निकला तो पैसे तो वैसे ही चलेगा, उसको रिफंड तो कोई देगा नहीं आपको। यूट्यूब मेंबरशिप का रिफ़ंड नहीं होता, कोर्स का रिफ़ंड नहीं होता। तो पहली बात तो मैं आई डोंट नो, ज़्यादातर लोग सेलिब्रिटी कल्चर को नहीं समझते, ज़्यादातर लोग सक्सेस को नहीं समझते, ज़्यादातर लोग फेम को नहीं समझते। टैलेंटेड भले होते हैं लेकिन फेम को नहीं समझते, और ये वजह है कि वो आगे नहीं जा पाते। उनसे पूछ लो सेलिब्रिटी कल्चर क्या है, बॉलीवुड का माहौल क्या है, हाउ टू सेल योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के खर्चे क्या होता है वो ही नहीं बताएंगे, वो आपको राग मल्हार या राग मालकौंस कहाँ के बता देंगे, तो उससे फ़ायदा क्या है। आप जहाँ जा रहे हो उस माहौल के बारे में आपको A to Z जब तक इन्फो नहीं है, वहाँ के मेन प्लेयर्स की इन्फो नहीं है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका कंपेटिटर है, कौन आपका राइवल है, कौन आपका सीनियर है, कौन आपका जूनियर है, कौन आपका सबॉर्डिनेट है, कौन आपको बुली कर सकता है, कौन किसका रंग कैसा है, कौन रियलिटी में कैसा है। जब तक आप वो नहीं जानेंगे, जब तक उस माहौल को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप कहीं नहीं आगे बढ़ सकते। कॉर्पोरेट में जब आप जाते हैं ना, नौकरी भी करते हो, तो ऑफिस पॉलिटिक्स जिसको नहीं समझ में आता ना, वो ऐसी बकवास करता रहता है, नौकरियाँ छोड़ता रहता है उल्टी पुल्टी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग। ऑफिस पॉलिटिक्स जिसको नहीं समझ में आएगा वो कॉर्पोरेट में नहीं टिक सकता। ये बिल्कुल ऐसी बात है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं ऑफिस का माहौल कैसा है, तो भाई तू करता क्या ऑफिस में। ऑफिस का माहौल ही आपके काम करने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। नहीं मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ, काम करते हो पर किन लोगों के सामने करते हो। वो लोग इस तरीके के होने भी चाहिए ना कि आपके काम को स्केलेबल करने की ताकत रखें। मैं बॉस के सामने एक अच्छी प्रेजेंटेशन दूँ, उसका इम्पैक्ट अलग होता है। मैं अपने दोस्त के सामने वही बातें बोलना शुरू कर दूँ, कहेगा भाई चूतिया चल गांजा पीते हैं, चल क्या बकवास कर रहा है। उन लोगों के सामने होना भी चाहिए। पहले किंग मेकर ढूंढो, उसके बाद उसके सामने कला दिखाओ। और तुम्हारे पैशन की इज्जत नहीं है, तुम्हारी कला की इसलिए इज्जत नहीं क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो तुमसे 10-20 हज़ार गुना ज़्यादा उखाड़ चुके हैं, और उसके बाद भी उनकी नज़रों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम क्या बोलोगे, मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे सपने बहुत हैं। तो कह देंगे हमारे पास हर दूसरा बंदा ये सब बात बोल के आता है, तो मुँह पे रिजेक्ट कर देंगे बोल के। तुमको क्या लगता है तुम अपनी गरीबी की सैड स्टोरी सुनाओगे और तुम ये इंटरनेट पे वीडियो डालोगे और तुम वायरल होगे दिन रात भर। 10 में से 9% चांस है कि ऐसे में बंदा फेल हो जाए, 10 में से 9। मुझे देखो कुत्ते की तरह वीडियो बनाता हूँ, पैसे आते नहीं, घर वाले गाली आते क्या बकवास कर रहा है, जूता मारते, कहते पागल हो गया लड़का आपका। शर्म आती है लोगों को बताने में। मैं फिर भी लगा हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, ये नहीं करूँगा मर जाऊँगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ समझ, थोड़ा सोच, देख अपने आप को।
अपने आप अगर जवाब चाहिए तो अपने आप को आईने में देख, ऑनलाइन बॉडीगार्ड मत बन लोगों का। तेरी अपनी लाइफ की बात है, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, बचा ले खुद को। भैया वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है और टॉप नॉच इंसान है तो सर्विस की कॉस्ट तो लगेगी। मैं तुझे बताता हूँ कि इंडिया का टॉप यूट्यूबर कैसे बनता है। 1 लाख रुपए मुझे अभी पेटीएम कर, अभी के अभी मुझे पेटीएम कर, बिना कोई बकवास के, बिना कोई सवाल किए। कमेंट सेक्शन में लिख, अभी के अभी मेरे को पेटीएम कर 1 लाख, अभी के अभी, अगर हिम्मत है तो। और अपने बाप को बोल के आ कि मैंने डार्क स्पीकर नाम का एक यूट्यूबर है उसको पैसे दिए, अभी के अभी पेटीएम कर अगर तुझ में हिम्मत है तो। मुझे देगा तू 1 लाख रुपए? सुपर थैंक्स देना नहीं आता? मेरे चैनल पे आज तक किसी ने सुपर थैंक्स नहीं दिया, और ये साले सुपर थैंक्स देने में इनकी मौत आती है। 40-50 रुपये दिए नहीं जाते हो, 40,000 देने हैं। मुझे 1 लाख दे, मैं बताता हूँ तेरे को करोड़पति कैसे बनता है। मेरे को 1 लाख दे दे बस तू, गारंटी दे रहा हूँ।